हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया सोनालिका पॉलिटिकल साइंस के इस क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा क्लास है वो यूजी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए है और यूजी के कोर्स में जो पेपर 1 है उसके अंतर्गत हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे और वो है पावर, मतलब शक्ति। तो शक्ति क्या है? शक्ति शब्द सुनते ही हमारे मस्तिष्क में एक अजीब सी एनर्जी की फीलिंग आती है और ये लगता है कि मतलब शक्ति जो है, शक्ति ऐसी एक चीज़ है जिससे हम किसी दूसरे पर अपना आधिपत्य जमा सकते हैं, दूसरे से कोई काम करवा सकते हैं या कोई इस तरह का जो भावना है या फीलिंग है हमारे अंदर जो है वो जागृत होती है। लेकिन अब आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जो है वो शक्ति का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है शक्ति का, और इसके जो विविध रूप हैं वो क्या हैं, और विभिन्न विद्वान जो हैं इसको किस तरह से परिभाषित करते हैं, इसकी क्या परिभाषाएं उन्होंने दी है। तो इसको जानने का प्रयास हम आज के क्लास में करेंगे। तो जो राजनीति विज्ञान है, राजनीति विज्ञान में शक्ति का जो है वो विशेष अध्ययन किया जाता है, क्योंकि शक्ति को प्राचीन युग से लेकर आधुनिक युग तक राजनीति के लिए एक आवश्यक माना गया है। शक्ति का अस्तित्व जो है वो सर्वव्यापक माना गया है और शक्ति के बिना जो है वो शासन और समाज को सुव्यवस्थित नहीं रखा जा सकता है। शक्ति संगठन, राजनीति एवं शासन के संघर्ष का प्रतीक मानी जाती है और शक्ति को राजनीति से पृथक नहीं किया जा सकता। शक्ति में जो होती है नीचे से ऊपर की ओर एक केंद्रीकृत होती है और इसमें पद सोपान जो होता है उसकी भी व्यवस्था पाई जाती है। आधुनिक युग में प्रत्येक व्यक्ति जो है वो शक्तिशाली बना रहना चाहता है और शक्ति के माध्यम से वह दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करना चाहता है और ये जो है मानवीय व्यवहार को जो है वो नियंत्रित करना चाहता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो शक्ति की जो अवधारणा है राजनीति शास्त्र के लिए, या राजनीति से शक्ति को अलग नहीं किया जा सकता है। और शक्ति का जो यथार्थवादी जो अध्ययन जो है, अध्ययन में शक्ति के यथार्थवादी अध्ययन में जो एरिस्टोटल हैं, जो अरस्तु हैं, हॉब्स हैं, मैकियावेली हैं और मॉर्गेनथाउ जो हैं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन लोगों ने शक्ति को बहुत ही अच्छे ढंग से डिफाइन किया है। और अगर हम आधुनिक अध्ययन शास्त्रियों की बात करें तो प्रोफेसर कैटलिन हैं, प्रोफेसर हेरोल्ड डी लॉसवेल हैं का नाम जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है या योगदान इनका रहा है। हेरोल्ड डी लॉसवेल के अनुसार जो शक्ति का अर्थ जो है वो अन्य व्यक्तियों अथवा व्यक्ति के समूहों की वह क्षमता है जो अपनी इच्छा अनुसार दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार को परिवर्तित कर देती है या व्यवहार को बदल देती है शक्ति के माध्यम से। उसी तरह कैटलिन ने भी शक्ति को परिभाषित किया है और उन्होंने कहा है कि अपने संकल्पों को क्रियान्वित करने की जो सामान्य इच्छा सभी में होती है, ठीक है, वह संकल्प अपनी इच्छा या लक्ष्य की प्राप्त करने का मुख्य जो है अभिकर्ता होता है और इस प्राप्ति में स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है और शक्ति उसी प्राप्ति का नाम है। ये कैटलिन ने कहा है। मॉर्गेनथाउ ने कहा है कि शक्ति में ऐसे प्रत्येक वस्तु शामिल की जा सकती है जिसके माध्यम से मनुष्य पर नियंत्रण किया जा सके, जो मनुष्य हैं उस पर नियंत्रण किया जा सके, और इसके साथ यह भी स्थापित मानते हैं कि राज्य शक्ति में लगे रहते हैं और शक्ति राजनीति का खेल खेलते रहते हैं। और लॉर्ड एक्टन के अनुसार शक्ति जो है भ्रष्ट कर देती है और पूर्ण शक्ति पूर्णतः भ्रष्ट कर देती है। इसमें इतनी शक्ति होती है कि यह तो भ्रष्ट कर देती है या पूर्णतः भ्रष्ट कर देती है, ये लॉर्ड एक्टन ने कहा है। कैटलिन ने राजनीति को शक्ति का विज्ञान भी माना है। राजनीति जो है वो शक्ति का विज्ञान है। जब हम शक्ति की चर्चा करते हैं
तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि राजनीतिक शक्ति की चर्चा कर रहे हैं और राजनीतिक शक्ति जो है वो क्या है, बल प्रयोग नहीं है। मैकाइवर के अनुसार शक्ति मानव जीवन का एक बहुपक्षीय तत्व है और एरिक कॉफमैन ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि राज्य के 3 मुख्य लक्ष्य हैं, शक्ति संचय, शक्ति का संचार और शक्ति का प्रदर्शन। और हेरोल्ड डी लॉसवेल ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ में भी कहा है कि राजनीति का अध्ययन प्रभाव और प्रभावशाली का अध्ययन है। तो इस तरह से विद्वानों ने इसको परिभाषित करने का प्रयत्न किया है। अब है कि शक्ति और बल, शक्ति, फोर्स, पावर एंड फोर्स, क्या ये दोनों एक चीज़ है? तो प्रायः शक्ति और बल को हम लोग एक समझ लिया जाता है, किंतु वास्तव में इन दोनों में अंतर है। शक्ति बल का पर्याय नहीं है, क्योंकि शक्ति अप्रत्यक्ष बल है। ठीक है, शक्ति अप्रत्यक्ष बल है और बल जो है वो प्रकट शक्ति है। शक्ति क्या है? अप्रत्यक्ष बल है, लेकिन जो बल है प्रत्यक्ष शक्ति है। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह से जो है अप्रत्यक्ष बल है और बल प्रकट शक्ति है। इस प्रकार शक्ति अप्रकट तत्व है और बल जो है वो प्रकट तत्व है। शक्ति हम कहते हैं, लेकिन बल के माध्यम से बल को हम प्रकट कर सकते हैं। कोई व्यक्ति कितना बलवान है, अगर मल्लयुद्ध होता है, कोई युद्ध होता है, तो उससे अगर हम जीत जाते हैं तो पता चलता है कि हमारे अंदर कितना बल है। लेकिन अगर हम शक्ति की बात करते हैं तो ऐसे शक्ति तो पता नहीं चलता है कि शक्ति जो प्रदर्शित होती है बल के माध्यम से आपको वो जो है दिखाई देती है। तो इसलिए इसको कहा गया है कि जो शक्ति जो है वो अप्रकट है, लेकिन ये जो है प्रकट है। और रॉबर्ट बायस्टर्ड जो हैं के अनुसार उन्होंने कहा है कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, ना कि उसका वास्तविक प्रयोग। शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, ना कि उसका जो है वास्तविक प्रयोग। और रॉबर्ट वेस्टल हैं, उन्होंने कहा है कि शक्ति के 3 रूपों को उन्होंने बतलाया है, बल, प्रभाव और प्रभुत्व। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो शक्ति को जो है अलग अलग रूपों में हम इसको जो है समझने का जो है वो प्रयास करते हैं। तो शक्ति का जो इसको क्लियर करने के लिए शक्ति का जो कंसेप्ट है उसको हम और जानने का प्रयास करते हैं कि राजनीति हमारे जीवन का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सबके लिए नियम बनाए जाते हैं, सबके लिए निर्णय लिए जाते हैं और सबके अधिकार, कर्तव्य और दायित्व को निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, और इन सब निर्णयों को कार्य रूप देने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, अन्यथा ये निर्णय जो है केवल किताबों में लिखकर रह जाएंगे। वो इम्प्लीमेंट कैसे करवाए जाते हैं? शक्ति के माध्यम से। और शासन में शक्ति का वही स्थान है जो किसी भी गाड़ी में इंजन का होता है, और शक्ति के बिना राजनीति जो है वो क्या है? अधूरी है। शक्ति के बिना समाज में शांति स्थापित नहीं हो सकती, या शांति जो व्यवस्था है वो नहीं आ सकती। जो व्यवस्था है समाज में, चाहे वो शांति हो, चाहे व्यवस्था हो, या न्याय हो, सुरक्षा हो, या खुशहाली हो, ये सभी जो है वो शक्ति के माध्यम से ही समाज में एस्टैब्लिश्ड किया जा सकता है। कुछ भी स्थापित किया नहीं जा सकता है शक्ति के बिना। इसीलिए कुछ लेखक जो हैं वो शक्ति को राजनीति की धुरी मानते हैं, और फ्रेडरिक वर्डकिंग के अनुसार राजनीति विज्ञान का उपयुक्त विषय राज्य या उसकी अन्य संस्थागत ढांचे का अध्ययन करना नहीं, बल्कि उन सब सहचर्यों में का अन्वेषण करना है जो शक्ति की समस्या का उदाहरण है प्रस्तुत करते हों, और यह बात सिद्ध करना है की जा सकती है, और जो बात जो है वो सिद्ध की जा सकती हो। और हेरोल्ड लॉसवेल ने के अनुसार राजनीति का सरोकार जो है वो शक्ति को संवारने
और मिल बांट बांट कर उसका प्रयोग करने से है। और रॉबर्ट डाल ने लिखा है कि राजनीति में शक्ति, शासन, सत्ता का विस्तृत प्रयोग किया जाता है। और माइकल कर्टिस के शब्दों में राजनीति का अर्थ शक्ति और उसके प्रयोग के बारे में व्यवस्थित विवाद है, अर्थात विवाद है। इसके अंतर्गत प्रतिस्पर्धा, मूल्यों, विचारों, व्यक्तियों के हितों और मांगों में किसी न किसी का चयन करना होता है। तो जो शक्ति सब जगह इतनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, वो आखिर शक्ति है क्या? तो राजनीति सिद्धांत की अन्य बहुत सी संकल्पनाओं की तरह जो शक्ति जो है, शक्ति का भी जो है कोई सर्वसम्मत परिभाषा जो है वो देखने को नहीं मिलती है। और स्टीवन ल्यूकस एक विचारक हैं, उन्होंने लिखा है कि वस्तुतः शक्ति की संकल्पना विवाद का विषय है। कुछ भी हो, शक्ति शब्द का प्रयोग जिन जिन संदर्भों में होता है उसके आधार पर इसके लक्षणों का विवरण जो है वो दिया जा सकता है कि इसके लक्षण क्या हैं। साधारणतः जो लोग जो कुछ नहीं करना चाहते उनमें वैसा कराने की क्षमता को शक्ति की संज्ञा दी जाती है। मतलब जो नहीं करना चाहते उसको हम शक्ति के माध्यम से कराते हैं, उसकी संज्ञा दी जाती है। दूसरे शब्दों में, जब एक व्यक्ति दूसरे की इच्छा के विरुद्ध किसी निर्णय का पालन करता है तो पहला जो व्यक्ति है दूसरे के ऊपर शक्ति का अर्थ है कि किसी सामाजिक संबंध के अंतर्गत एक कर्ता के द्वारा दूसरे की इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छा को क्रियान्वित करा लेना। और R.M. मैकाइवर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जो है द वेब ऑफ गवर्नमेंट, शासन तंत्र, वेब ऑफ गवर्नमेंट, जो 1965 में प्रकाशित हुई, के अंतर्गत शक्ति को परिभाषित की है। और उन्होंने कहा है कि यदि किसी भी संबंध से जुड़ी हुई ऐसी क्षमता है जिससे दूसरों से कोई भी काम जो है वो करवा लिया जाता है और आज्ञा पालन करवाया जाता है, या ब्रिस्टेड रसेल, जिसके बारे में हमने पहले भी बताया आपको, कि शब्दों में शक्ति का तात्पर्य मनचाहा प्रभाव पैदा करना है। ठीक है, मनचाहा प्रभाव पैदा करना है, प्रोडक्शन ऑफ इंडीड एफर्ट्स। ये सब परिभाषाएं यह संकेत देती हैं कि जिसके पास शक्ति है वह दूसरों को अपनी इच्छा के अनुसार चलाने की क्षमता रखता है। और इस तरह शक्ति की चिर प्रचलित जो अवधारणा है मुख्यतः दूसरों के ऊपर प्रयुक्त शक्ति का संकेत देती है कि हमेशा दूसरों पर ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं। परंतु समकालीन राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत शक्ति दूसरे अर्थ में, अर्थात कुछ करने की शक्ति, पावर टू को भी मान्यता दी गई है। और इस अर्थ में शक्ति से अभिप्राय है अपनी इच्छा और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपेक्षित साधनों तक पहुंचना। और इस तरह हम स्त्रियों के सशक्तिकरण या निर्धन वर्गों के सशक्तिकरण का मुद्दा उठाते हैं, तब हमारे संकेत शक्ति के इस दूसरे अर्थ की ओर जाता है, जो कि वर्तमान में इसके अर्थ को हमें समझने में मदद मिलती है। अब है कि हम लोग देखेंगे कि जो शक्ति है उसके विविध आयाम हैं, विविध उसके शक्ति के रूप हैं, और वो जो रूप हैं वो शक्ति के रूप क्या हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या होती हैं। तो शक्ति का जो रूप है वो पहला जो है वो है कि इसको हम विविध रूपों में इसका अध्ययन कर सकते हैं। राजनीति में शक्ति का प्रयोग जो है काफ़ी विस्तृत रूप में होता है, और यह शक्ति जिस रूप में राजनीति को प्रभावित करती है उसे हम शक्ति के विविध आयाम कह सकते हैं। और इस दृष्टि से तीन तरह की दृष्टियां जो हैं या तीन तरह की शक्ति की पहचान होती है। पहला जो है राजनीतिक शक्ति, दूसरा आर्थिक शक्ति और तीसरा विचारात्मक शक्ति। और ये आयाम मुख्यतः शक्ति के विभिन्न स्रोतों का संकेत देती है। और इस तरह से हम जो है इसके तीन जो विविध रूप हैं,
राजनीतिक शक्ति, पॉलिटिकल पावर, और इकोनॉमिकल पावर एंड जो विचारात्मक आइडियोलॉजिकल पावर जो है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो राजनीतिक शक्ति का क्या अर्थ है? राजनीतिक शक्ति, इसका अर्थ है कि समाज के मूल्यवान साधनों को अपनी इच्छा के अनुसार विभिन्न समूहों के हित में या विभिन्न कार्यक्रमों में लगाने की शक्ति। इनसे नीतियां और कानून बनाने, कानूनों को लागू करने, कर लगाने, वसूल करने, किसी वर्ग को आर्थिक सहायता प्रदान करने, किसी वर्ग को कोई दायित्व निर्धारित करने, कानून या आदेश का पालन न करने वाले को पकड़वाने, दंड देने तथा शत्रुओं और आक्रमणकारियों को नष्ट कर देने की शक्ति आ जाती है। अतः पुलिस, न्यायालय, कारागृह, सैन्य शक्ति और राजनीतिक शक्ति के उपकरण हैं। साधारणतः राजनीतिक शक्ति का प्रयोग सरकार के विभिन्न शाखाएं, विधानमंडल, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका करती है। इन्हें हम शक्ति के औपचारिक अंग कहते हैं और परंतु इसके अलावा विभिन्न दबाव समूह जो होते हैं, प्रेशर ग्रुप, राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज और अन्य प्रभावशाली लोग भी सार्वजनिक निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। अतः वे भी अपने अपने ढंग से राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करते हैं। इन्हें हम शक्ति के अनौपचारिक अंग के रूप में देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम देखते हैं कि जो राजनीतिक शक्ति है वह किस तरह से अपने को प्रकट करती है। जो भी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, ये लोग जो अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं, जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं, उससे संबंधित जितनी जो शक्तियाँ होती हैं ये इसके अंतर्गत आती हैं। और राजनीतिक शक्ति के अनौपचारिक अंग किस किस तरह अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, तो इसको हम कुछ उदाहरणों से चाहें तो हम देख सकते हैं। जैसे कि स्वाधीन देशों में जनमत जो होता है, पब्लिक ओपिनियन, जन आंदोलन और संगठित हित सीधे ही निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। लोकतांत्रिक या लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल को नियमित अंतराल के बाद चुनाव के मैदान में आना पड़ता है और शासन के लिए जनता का आदेश प्राप्त करना पड़ता है। अगर उपनिवेश और पराधीन देशों और अधिनायक तंत्रों के में स्वाधीनता, संघर्ष तथा और प्रबल जन आंदोलन जो है वो भी केवल महत्वपूर्ण रियायत प्राप्त कर लेना नहीं है, बल्कि बहुधा स्वतंत्रता प्राप्त करने की सफलता है। और कुछ लेखक जो हैं वो राजनीतिक शक्ति और राजनीतिक क्षमता में अंतर करते हैं और उनके अनुसार जो है सत्तारूढ़ या शासक वर्ग जो होता है अपने कानून या और आदेश जो है वो जारी करते हैं, समय पर उनका पालन करवाते हैं और समय जिस शक्ति का प्रयोग करता है उसे राजनीतिक शक्ति कहना जो है वो उचित है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो कितनी बार जो है जो गैर राजनीतिक क्षेत्र में अर्जित जो प्रतिष्ठा को राजनीतिक क्षमता में परिणित किया जा सकता है। और उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति सैनिक या धार्मिक जीवन में यश अर्जित करने के बाद चुनाव के मैदान में आ जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो मतलब इस तरह से हम देखते हैं कि जो राजनीतिक शक्ति है, तो राजनीतिक शक्ति क्या है, तो दूसरे के व्यवहारों को परिवर्तित करना। जैसे कि गोल्ड मेहर हैं और एडवर्ड शील्ड है। शील्ड के अनुसार एक व्यक्ति की शक्ति उतनी ही कही जा सकती है जितनी मात्रा में वह इच्छा के अनुसार दूसरे के व्यवहार को परिवर्तित कर सकता है। और व्यवहार में परिवर्तन की जो धारणा होती के अनुसार शक्ति 3 प्रकार की होती है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, बल, प्रभुत्व और चातुर्य। और इस तरह से कानूनी या वैधानिक शक्ति जो है वो क्या है कि कानूनी और वैधानिक शक्ति आवश्यक है कि उच्चतर व्यक्तियों द्वारा जो निर्मित कानूनों और आदेशों का है निम्नतम जो अधीनस्थ होते हैं उनका पालन करवाना जो होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका दूसरा जो प्रकार है आर्थिक शक्ति, वो क्या है। तो आर्थिक शक्ति का अर्थ है धन, संपदा, उत्पादन के साधनों पर या अन्य दुर्लभ जो साधनों के स्वामित्व के बल पर निर्धन लोगों या राष्ट्र जो है निर्धन राष्ट्रों के जीवन की परिस्थितियों पर नियंत्रण स्थापित करने की शक्ति। अर्थात जो शक्ति जो है उस पर मतलब आर्थिक शक्ति राजनीति पर व्यापक प्रभाव डालती है
और उदाहरण के लिए उदार लोकतंत्र के अंतर्गत बड़े बड़े जो जमींदार थे, उद्योगपति थे, व्यापारिक घराने के लोग थे, सार्वजनिक नीतियों का निर्माण करने में बहुत ज़्यादा जो है वो प्रभावित करते हैं और विकास का जो प्राथमिकताएं होती हैं निर्धारित करने में अपने हित को बढ़ावा देने का प्रयत्न करते हैं। उदाहरण के लिए अगर भारत में इन्हीं वर्गों के दबाव के कारण देहातों के गरीब लोगों के लिए सब जगह पेयजल की आवश्यकता को पीछे ढकेलकर शहरों के संपन्न लोगों के लिए रंगीन टीवी की आवश्यकता को प्राथमिकता दी गई है। तो जो उदार लोकतंत्र में आर्थिक शक्ति के स्वामी कई तरह से राजनीति को जो है वो प्रभावित करते हैं और उनमें दबाव समूह जनसाधारण की तुलना में अधिक बलशाली, अधिक संगठित और अधिक मुखर होते हैं। उदाहरण के लिए भारत में अगर वाणिज्य और उद्योग मंडल जो हैं अत्यंत संगठित और साधन संपन्न हैं और कामगारों के संगठन उतने बलशाली नहीं होते, किसानों के संगठन और भी निर्बल होते हैं और जो उपभोक्ताओं के संगठन तो नहीं के बराबर होते हैं। तो इस तरह से अगर मुख्य समाचार पत्र हैं और पत्रिकाओं पर भी मुट्ठी भर के व्यापारिक जो घराने होते हैं उनका आधिपत्य होता है और वे अपने हितों के अनुरूप जो है वो जनमत को बढ़ावा देने के लिए इन माध्यमों का भरपूर जो है वो लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा जो बड़े बड़े पूंजीपति जो लोग हैं और जो सेठ हैं अक्सर चोरी छिपे राजनीतिक दलों को चुनाव में लड़ने के लिए उम्मीदवारों को भारी वित्तीय सहायता जो है वो प्रदान करते हैं, सहायता देते हैं और ऐसी सहायता पाने वाले जो राजनीतिज्ञ हैं वो दोहरे खेल खेलते हैं। वे ऊपरी तौर पर जनसाधारण के हितों की दुहाई देते हैं परंतु भीतर से वह अपने वित्तीय दाताओं के हित में ही नियम कानून बनाते हैं और इस तरह से जो है जो आर्थिक शक्ति है वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तीसरा जो प्रकार है वो है विचारात्मक, मतलब विचार, हमारे आइडियोलॉजी, वो किस तरह से एक शक्ति है, क्योंकि विचार के माध्यम से ही हमने देखा है कि कितनी बार कितनी क्रांतियाँ हो गई हैं, कितने देश स्वतंत्र हो गए विचारों के माध्यम से ही। तो इसमें भी बहुत एक पावरफुल शक्ति होती है, एक शक्ति के रूप में इसको हम ले सकते हैं। तो विचारात्मक शक्ति क्या है? तो विचारात्मक शक्ति जो है राजनीति शक्ति का एक गूढ़ आधार प्रस्तुत करती है और विचारात्मक शक्ति से अभिप्राय किसी विचारधारा के बल पर लोगों के सोचने और समझने के ढंग जो हैं उनको प्रभावित करने की शक्ति। विचारात्मक शक्ति किसी भी शासन या व्यवस्था को लोगों की दृष्टि में उचित ठहराती है और इसलिए यह उसे वैधता प्रदान करती है। किसी भी समाज में शासक वर्ग सर्वोत्तम शासन प्रणाली के बारे में कुछ विचारों को बढ़ावा देते हैं जिन्हें हम राजनीतिक विचारधारा कहते हैं। संक्षेप में विचारधारा उन युक्तियों और मान्यताओं का व्यवस्थित समुच्चय है जिसे किसी वर्तमान या प्रस्तावित समाज व्यवस्था को उचित ठहराने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए आज के युग में भिन्न देशों में भिन्न प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाएं प्रचलित हैं और उन्हें उचित ठहराने के लिए पूंजीवाद, उदारवाद, साम्यवाद, समाजवाद या लोकतांत्रिक समाजवाद इत्यादि को सर्वोत्तम शासन प्रणाली सिद्ध करने की कोशिश की गई है या की जाती है और ये सारे बात जो है विभिन्न विचारधाराओं के ही एक उदाहरण हैं। और राजनीतिक विचारधारा की मुख्य विशेषता यह है कि यह शासक वर्ग को सत्ता को सुदृढ़ बनाती है और क्योंकि जब लोगों के मन में उनकी नीतियों और नियमों का समर्थन करने लगते हैं, जब शासक के समर्थन करने लगते हैं तो वो उन्हें चुनौती देने के लिए तत्पर नहीं होते। और कार्ल मार्क्स के अनुसार विचारधारा जो है वो मिथ्या चेतना की अभिव्यक्ति है। वर्ग विभाजित समाज में प्रभुत्वशाली वर्ग अपने शासन को पराधीन वर्ग की दृष्टि से उचित ठहराने के लिए धर्म, विकृति, शिक्षा, प्रचार के माध्यम से जो प्रचलित संपत्ति संबंधों को ऐसी आदर्श व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करता है जिसे अपनाने पर पूरे समाज का कल्याण होता है, परंतु वास्तव में उससे केवल प्रभुत्वशाली जो वर्ग है का स्वार्थ साधन ही होता है। विचारधारा की यह विशेषता शासन वर्ग की विचारधारात्मक शक्ति का आधार है
और देखा जाए तो विचारात्मक जो शक्ति है, राजनीतिक शक्ति को वैधता प्रदान करने का एक आवश्यक साधन होता है। और यही वैधता राजनीतिक शक्ति को अस्थायित्व प्रदान करती है। और यही कारण है कि जिन सामाजिक मूल्यों, आदर्शों के सहारे राजनीतिक शक्ति को वैधता प्रदान की जाती है, उनमें लोगों के विश्वासों को अडिग रखना जरूरी हो जाता है, जिसके लिए शासक वर्ग अनेक प्रतीकों का सहारा लेते हैं, जैसे कि राष्ट्र ध्वज तथा गणतंत्र दिवस समारोह इत्यादि के सहारे शासक वर्ग के प्रति जनता की निष्ठा को सुदृढ़ किया जाता है। परंतु शासक वर्ग के प्रति जनसाधारण की निष्ठा कायम रखने के लिए राजनीतिक विचारों का ढांचा बहुत ही प्रभावशाली सिद्ध होता है। विचारों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि जिस समाज में ये पनपते हैं, उनसे इसे बाहर नहीं निकाला जा सकता। और ये जिस सामाजिक संरचना से जन्म लेते हैं, उसके बदल जाने पर भी ये लुप्त नहीं होते, बल्कि हम उसका स्टडी करते हैं। और दूसरे शब्दों में, कोई विचार किसी विशेष सामाजिक परिस्थिति को जन्म लेता है, जिसके कारण वह जो है सर्वदा प्रयुक्त होता है। और कालांतर में जो परिस्थितियां बदल जाती हैं तथा वह पुराने विचार जो है वो पड़ जाते हैं तथा तर्क शून्य हो जाते हैं। तो इस तरह से हम देखें तो विचारधारा जो है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो रोल होता है राजनीतिक शक्ति के एक रूप में। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। विचारधारा के माध्यम से लोगों को किस तरह लोगों के पर जो है वो शक्ति प्रदर्शित की जा सकती है, और वह एक विचारधारा के माध्यम से लोगों के व्यवहार को, सोच को बदलने में एक महत्वपूर्ण इसका रोल होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो शक्ति जो है, इसको अब हम लोग कंक्लूड करते हैं और देखते हैं कि जो राजनीतिक में शक्ति की जो भूमिका है वो जो है वो समय विवरण देते समय प्रायः शक्ति को बल प्रयोग की धारणा से मिला दिया जाता है। और राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत निकोलो मैकियावेली जो हैं और टॉमस हॉब्स के ज़माने से लेकर 20वीं सदी के अनुभवमूलक सिद्धांतकार तक शक्ति की संकल्पना ऐसी क्षमता के रूप में इन्होंने की गई है कि मनुष्य दूसरों से अपनी इच्छा के विरुद्ध आज्ञा पालन कैसे करा सकता है। परंतु फिर भी यह अनुभव किया गया है कि दूसरों से आज्ञा पालन कराने के लिए उनकी सहमति भी प्राप्त कर ली जाए तो शक्ति की भूमिका सबसे प्रभावशाली सिद्ध होती है। सहमति प्राप्त करने की सर्वोत्तम उपाय जो है वो है वैधता। वैधता यह मांग करती है कि आज्ञा पालन करने वाला प्रस्तुत आज्ञा को अपने लिए और संपूर्ण समाज के लिए कल्याणकारी समझे। और परंतु यह पाया जाता है कि शासक वर्ग शासितों की सहमति प्राप्त करने के लिए विचारधारा का सहारा लेता है, और अर्थात वह अपने स्वार्थ पर सर्वहित की नकली चेहरा लगाकर लोगों को गुमराह करता है। अरस्तु ने दास प्रथा को उचित ठहराने के लिए यह तर्क दिया कि दास में सद्गुण की क्षमता नहीं पाई जाती, अतः स्वामी की सेवा करके ही वह सद्गुणों का लाभ प्राप्त कर सकता है और अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। भारत में जाति प्रथा या वर्ण व्यवस्था को ईश्वरीय विधान के साथ जोड़कर इसके लिए वंचित वर्गों की मौन सहमति प्रदान की गई है, प्राप्त कर लेती है। और मार्क्स ने दिखाया है कि पूंजीवाद के अंतर्गत विचारधारा के बल पर कामगार वर्ग के मन में ऐसी भ्रांति पैदा कर दी जाती है जिससे कि वह प्रभुत्वशाली वर्ग या गुट के हित को अपना हित समझने लगता है, हालांकि वह मूलतः अपने हित के विरुद्ध होता है। और इस तरह संक्षेप में अगर हम कहें तो शक्ति के उपयुक्त प्रयोग के लिए केवल यह देखना पर्याप्त नहीं है कि इसके लिए प्रभावित पक्ष की सहमति जो है वो सहमति प्राप्त की जा सके। इसके लिए यह भी देखना जरूरी है कि प्रभावित पक्ष को सहमति उपयुक्त शिक्षा, खुशी, चर्चा और तर्कसंग सिद्धांतों के आधार पर या आधारित हो, ना कि कोरे रीति रिवाज, उपदेश, अंधविश्वास या तर्कशून्य धार्मिक अवस्था पर आधारित हो।
तो ये उसको जो है शक्ति की जो है वो परिभाषा दी गई है। तो मीन्स शक्ति, हमने देखा कि शक्ति क्या है। शक्ति जो है वो एक राजनीति विज्ञान में, राजनीति शास्त्र के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय है, एक कंसेप्ट है शक्ति शक्ति। और जितनी भी जो क्रियाएं, राजनीतिक क्रियाएं होती हैं, वो इसके ही माध्यम से जो है वो कराई जाती हैं। उसके बाद हम विभिन्न विद्वानों ने इसके बारे में अलग अलग बातें बताई हैं कि शक्ति जो है वो कार्य कराने की क्षमता है, अपनी इच्छा के अनुसार दूसरे के स्वभाव को परिवर्तित करने की इच्छा है। और इस तरह से हमने देखा कि शक्ति जो है, इसके मॉर्गनथाउ ने इसको परिभाषित किया है। उसके बाद जो लॉर्ड एक्टन हैं, उन्होंने परिभाषित किया है इसको, शक्ति को। और उन्होंने कहा है कि शक्ति जो है भ्रष्ट कर ले देती है, और पूर्ण शक्ति जो है पूर्णतः भ्रष्ट कर देती है। तो इस तरह से हम देखें तो इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की जो है विचारधाराएं विद्वानों ने दी है। और इसके जो रूप है उसको विविध रूपों में हम देख सकते हैं: राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और विचारात्मक शक्ति। ये तीनों ही जो है राजनीति के क्षेत्र में इन तीनों का महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि शक्ति के माध्यम से ही जो है कोई भी जो कार्य जो है वो शासक वर्ग के द्वारा जो है किया जाता है। या हम शक्ति के, एक तरह से कहें तो भय से ही, शक्ति के द्वारा ही हम भी जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं उनको करते हैं, क्योंकि उनके पीछे जो है शक्ति होती है, उनको फोर्स किया गया रहता है, और उसी फोर्स के कारण कोई भी व्यक्ति जो है उसका पालन करता है। तो इस तरह से हम देखें तो राजनीति विज्ञान में शक्ति का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और अगर राजनीति विज्ञान, राजनीति शास्त्र शक्ति के बिना बिल्कुल ही अधूरा है। अगर राजनीति विज्ञान की हम बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं, तो इसमें जो है वो शक्ति बहुत ही पावरफुल जो है वो एक अवधारणा है, एक कंसेप्ट है। और यह जो है पूरी राजनीति को एक तरह से जो है वो परिभाषित करती है, या इसके माध्यम से हम परिभाषित करते हैं और इसी के आधार पर परिभाषित करते हैं। और शक्ति के इर्द गिर्द ही सारी चीज़ें जो हैं वो घूमती हुई हमें नज़र आती हैं। तो ये था शक्ति की अवधारणा। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने जो है प्रश्न हैं वो आप उसको डाल सकते हैं। निश्चित रूप से हम लोग उसका जो है सॉल्यूशन या जवाब देंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। आज का हमारा क्लास यहीं समाप्त होता है। घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।